बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। अवसर न चूक बोंदू पायो भलो दावरे। अवसर न चूक बोंदू पायो भलो दावरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। जिन तो को दान दीनो ताको न भजन कीनो। जिन तो को दान दीनो ताको न भजन कीनो। जन्म सिरानो जात लोहे के सुतावरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम जी को गाय राम को रिझाओ रे। राम जी को गाय राम को रिझाओ रे। राम जी के चरण कमल चित्त माही लाभ रे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। कहते हैं मलूक दास छोड़ दे तू झूठिया। कहते हैं मलूक दास छोड़ दे तू झूठिया। आनंद मगन होके हरि गुण गावरे। राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। अवसर न चूक बोंदू पायो भलो दावरे। अवसर न चूक बोंदू पायो भलो दावरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। राम कहो राम कहो बाबरे। दोस्तों नमस्कार। शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतना अच्छा भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है।
मन का सब टेंशन दूर हो जाता है और शायद हम एक ओत प्रोत हो जाते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। हमारे मन की जितनी भी भ्रांतियां रहती हैं, जितनी भी हलचलें रहती हैं, जितने टेंशन रहते हैं, शायद भगवान की शरण पे जाने पे दूर हो जाती हैं। और यही कारण है कि लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हर जगह जाते हैं समय समय पे मत्था टेकने, ताकि उनको सुकून मिलता है, एक अलग से सुकून, एक अलग अनुभूति होती है। और यही अनुभूति हमें भजन से भी प्राप्त होती है। तो आज, जैसा कि आप सभी को पता है पहले से, कि आज हमारे साथ में जो 3 भारत देश की विभूतियां या हस्तियां बोल सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पैनलिस्ट के रूप में। उसमें एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर गजल गायक और भजन गायक, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है, वो भी जुड़ रहे हैं। और एक हस्ती हमारे साथ में है जो कि राजनीति के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक हमारी भारत की उभरती हुई प्रतिभा, जो हमसे कम एज की हैं पर शायद बहुत कुछ कर गुजर रही हैं, और सीधी बात उनके मुंह से ही मैं इतना क्या तारीफ करूं, उनके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, जो हमारी उभरती हुई प्रतिभा हैं हमारे देश की, जो देश विदेश में नाम कमा रही हैं काफी कम उम्र में, हमसे भी छोटी हैं। तो ये हमको एक अलग अनुभूति प्राप्त देता है कि हमारे देश में अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका देश विदेश में नाम हो रहा है, और उन्हीं को मैं इस कार्यक्रम के द्वारा लाना चाहता हूं। और ऐसे लोग ही लाने की कोशिश करता हूं, ताकि लोग, बच्चे, अभिभावक, सभी लोग उनसे अपने बच्चों को सीख दे सकें, मोटिवेट हो सकें, और कुछ जो भी उनसे एक तरह से अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं। और जो लोग ऐसे कलाकार हैं, जो ऐसे प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में, जो कि हर सोमवार रात्रि 9 बजे होता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी भारत देश की उभरती हुई प्रतिभा कुमारी रीटा शर्मा जी। तो उनका वेलकम करता हूं मैं। स्वागत है रीटा Good जी। evening, sir. Thank you so much. जी, Thank you so much for inviting me, sir. धन्यवाद। और आपको सब दर्शक लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं आपकी बातों को, तो मैं ज्यादा अपने मुंह से बखान ना करते हुए, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। आप शुरुआत से अपना बताइए कि आप क्या करती हैं अभी, और कैसे अपने आरडीडी शो को आपने शुरुआत की, आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और बाकी बातें आप अपनी खुद बताइए। जी जी। मैं एक गिटारिस्ट हूँ एंड एक्टर हूँ। जी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ न्यू करना चाहिए एंड मैं मुंबई से शिमला आ रही थी। तो क्योंकि कोविड का टाइम था और आपको पता है कि आर्टिस्ट जो क्योंकि इस टाइम में आर्टिस्ट पे इफेक्ट पड़ा है और लोगों पे भी इफेक्ट पड़ा है, तो वो मैंने जी एक शो स्टार्ट किया, द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जैसा बिल्कुल। कि जो भी हमें देख रहे हैं, जो देखेंगे, सभी को पता जी होता है कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। जी तो मैंने स्टार्टिंग की और मैं टैलेंटेड बच्चों को भी लेके हर फील्ड से मैंने टैलेंटेड जो बच्चे भी जी लेके आई, डॉक्टर एंड आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट एंड बॉलीवुड के वो आर्टिस्ट जिन्होंने किशोर दा के साथ काम किया है, लता जी के साथ काम किया है, और जी इंटरनेशनल आर्टिस्ट जुड़ने लगे और मेरी फैमिली बढ़ती गई। और जी मैंने अभी 263 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और मैं डेली करती हूँ। मैं कोशिश जी करती हूँ कि कुछ न्यू करूँ और उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि आप एक एक्टर आ रहा है तो एक्टर से हम एक्टिंग की बातें, किस तरह से एक्टर बनना है, किस तरह से जो ये इंडस्ट्री है इसमें जाना है, और सिंगिंग की एंड हर फील्ड के जो लोग आ रहे हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट आ रहा है, तो हमें सीखने का मौका मिलता है उन सभी से। और मैं जी खुद भी सीख रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल होस्ट, मैंने कभी होस्टिंग नहीं की थी, इवन कि मेरे प्रोग्राम हुए हैं एंड लेकिन मैंने कभी होस्टिंग नहीं की। और जी आरडीडी शो ने मुझे बोलना सिखाया, किस तरह से कैमरा फेस करते हैं एंड इस तरह की जो मेरी जर्नी है वो रही है, सर।
आपके कार्यक्रम में मैं देखा हूं कि बहुत से सेलिब्रिटी आ चुके हैं, तो उनमें कुछ सेलिब्रिटी जी के नाम आप ले सकते हैं? जी जी। पद्मश्री अनूप जलोटा जी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, एंड द कपिल शर्मा शो की टीम, और बॉलीवुड के जो म्यूजिशियन है गिरीश दादा, सभी जानते होंगे। एंड जी पंचम दा का पंच जिन्हें माना गया है, वो मेरे शो में आए थे। और बहुत जी, सारे ऐसे, मैं किनके नाम लूं जो आई थिंक सभी अच्छे हैं और सभी बॉलीवुड के हस्ती ऐसे। जी 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 बिल्कुल। जी जी। तो और आप जी जी हाँ, बताएं। जी, जी एक्टर कंटिन्यू। की बात करूं तो मैं पंकज बैरी सर, तेनाली रामा में आप सभी ने देखा होगा, जो जी तथाचार्य का रोल किया था। जी एंड जी रवि कौशल जी, उन्होंने भी बहुत सारे सीरियल किए हैं, और बहुत सारे एक्टर है। और मोटू पतलू, आई थिंक अगर बच्चे जुड़े होंगे, मोटू पतलू के डायरेक्टर हमारे साथ हमारे शो में आए थे। लेकिन अब मैं क्या बोलूं कि मेरे शो में इतने सारे जो सेलिब्रिटी है, प्रतिमा कनन मैम जो जी उत्तरायण में तपस्या के जो नानी बने थे, जी और भी बहुत सारे जो चाइल्ड आर्टिस्ट, जो बच्चे देखते होंगे, जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी में आ रहे हैं, जी वो सारे बच्चे मैक्सिमम मेरे शो में आए हैं। चाहे आप ये रिश्ता क्या कहलाता में जो दादू का रोल किया था, वो भी मेरे शो में आए हैं। एंड जी रुचि महाजन जो कि भारत मूवी में भी काम किया है, अथर्व जॉनी अक्षय कुमार जी के साथ काम किया है। लेकिन मुझे जी अभी माइंड में मेरे याद नहीं आ रहा कि कौन कौन आए थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड की लगातार ये तो डायरेक्टर। जी 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 जी। जी जी। तो आपके शो तो इतने हरविंदर अच्छे। मानकर जी। जी, जी जी हाँ, हरविंदर जी, जी कंटिन्यू हरविंदर कीजिए। मानकर जी, जी बॉलीवुड के जो फेमस डायरेक्टर है हरविंदर मानकर जी, वो भी शो में आए थे। एजाज खान जी जो कि फेमस डायरेक्टर है बॉलीवुड के। एंड कुछ अभी और आने वाले हैं। और अभी जो एक्टर है, डायरेक्टर है, मैं किन की बात करूं, जिन्होंने अनु मलिक जी ने भी मेरा शो प्रमोट किया था, अच्छा। सुनील पॉल जी। जी यस। एंड बहुत सारे जो आर्टिस्ट है बॉलीवुड के, एक्टर है, लेकिन मुझे अभी मेरे माइंड में वो नेम नहीं याद आ रहे कि कौन कौन से, क्योंकि डेली जो हैंडल करना शो को, और किस तरह से, मतलब आपको पता होगा मेरा तो जी जी डेली होता है, जी 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 हाँ, मैं देख डेली रहा हूँ शो आपका होस्ट करती कंटिन्यू हूँ। रहता है, तो डेली है। और हम तो साप्ताहिक करते हैं, जी, क्योंकि क्या है, अदर काम भी करने रहते हैं, और ये सिर्फ मोटिवेशनल प्रोग्राम है। आप जैसे हस्तियों को, आप जैसे प्रतिभाओं को सामने लाना, और अभी हम बच्चों, तो सीख रहे हैं सर। जी स्टूडेंट को हम मोटिवेट करना चाहते हैं आप लोगों के जरिए, कि स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि नौकरी ही कहीं पाए, जॉब ही कहीं पाए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को देख के शायद उनको ये सीखने मिलेगा कि हम अपना जी पर्सनल भी कुछ कर सकते हैं, अपने आप को देश विदेश में फेमस कर सकते हैं, जो कि आप कर रही हैं। तो इसमें आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, जब इतने जी। बड़े बड़े हस्तियों के साथ आप इंटरव्यू उनका करती हैं या उनको अपने कार्यक्रम में लेती हैं, तो आपके मन में कुछ हलचल तो मस्ती होगी, उसका अनुभव बताइए। जी, मुझे सबसे पहले तो मैं उनसे सीखती हूँ जो उनका एक्सपीरियंस है। और क्योंकि ये भी होता है सर, हम उनको जब टीवी पे देखते हैं, मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं भी जी इनकी तरह बनूं, इनसे कुछ सीखूं। तो मुझे सबसे पहले ये होता है कि मैं इनसे सीखूं। जी और हर आर्टिस्ट से आपको एक्टिंग की हर एक्टिविटियां उनसे सीखने को मिलती है, क्योंकि हर इंसान चाहे छोटा बड़ा हो, हर इंसान जी कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मोस्टली मेरे जो शो में आए हैं वो एक्टर आए हैं एंड सिंगर आए हैं, जो इंटरनेशनल सिंगर भी बहुत फेमस सिंगर है, वो भी मेरे शो में आए हैं। तो जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, क्योंकि उनसे जुड़ना। और अभी हमारे साथ पुनीत वशिष्ठ जी भी ज्वाइन हुए थे, अभी उनका मैसेज भी आया है। वो भी हमारे शो में आए थे, जो कि आप सभी जानते होंगे, उन्होंने बहुत सारे एकता के साथ सीरियल किए हैं। एंड जो सलमान खान जी है, शाहरुख जी है, जी उनको उन्होंने जो कि कोरियोग्राफ, आई थिंक मूवी में जोश आई थी उनकी मूवी, तो जी उन्होंने डांस सिखाया था।
तो मतलब ऐसे ऐसे पर्सनालिटी शो में जुड़े हैं बॉलीवुड के जितने भी बालाजी और मैं एक नेम लेना चाहूंगी जो कि हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो सभी देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तारक अच्छा मेहता का उल्टा चश्मा फेम जो डायरेक्टर है जिन्होंने 500 एपिसोड किए थे वो मेरे शो में आए थे। मुझे जी बहुत ही अच्छा लगा, जिनके हम खुद फैन हैं तो उनसे जुड़ी यादें जो क्योंकि मैं तो रिपीट शो भी देखती हूँ, तो मुझे जी इतना मतलब इतना सीखने को मिल रहा था उनसे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, हमें मुझे क्या मिलता है, मुझे सीखने को ये मिलता है कि किस तरह से हमें डाउन टू अर्थ रहना है। अगर आप कितना भी कुछ कर लो तो जी। जमीन से जुड़े रहिए, हमेशा ये बात, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए और जमीन से जुड़े रहिए, ये हमारे हमारे साथ लिए सबसे बड़ी बात है। जी रीटा जी, आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में प्रभंजय चतुर्वेदी सर जुड़ चुके हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गुड इवनिंग बना सर। चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वाह। भजन गायक और गजल गायक हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत अरे बहुत वाह। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जी और मैं रीटा जी जी की बातचीत सुन रहा हूँ, जी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। आप जी दोनों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। और रीटा जी आप कंटिन्यू करें, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी नहीं, जी दर्शकगण जी भी आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। लगातार उनके मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं। और जी सर, आपको तो मैं बताना चाहूंगा, आप शायद सुने भी होंगे, आपके भजन से ही हमने शुरुआत की आज, जो आपका अरे सबसे वाह, फेवरेट क्या बात। था। जी, उसी से हमने शुरुआत भी की है। दर्शकों जी, ने सब आपको मैं सर को रोकना चाहूंगी, दिनेश सर को। सर जी आपकी वॉइस इतनी कमाल की है, इतनी उम्दा गायकी है। मैं बैक स्टेज सुन रही थी, तो मुझे तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शो में आइए। जरूर बिल्कुल जरूर, आप बिल्कुल जब कहेंगे मैं आऊंगा। जी। और जी जी। मैं मतलब जुड़ चुकी थी रीटा जी, उनको मैं वीडियो में सामने नहीं लाया था, परंतु वो मगन हो गई थी जी आपके जी, भजन में, मैं देख रहा था। मतलब थैंक यू इतना थैंक अच्छा। यू राइट रीटा जी, सर, थैंक यू। जी जी। आपकी तो गायकी बहुत ही कमाल की है सर। बस बस आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों का प्यार है। जी। तो प्रभंजय थैंक यू सर, सो मच। आपसे भी मैं शुरुआत का उद्बोधन चाहूंगा कि आप बताइए कि शुरुआत में आप जो अपने विचार जो व्यक्त करना चाह रहे हैं, शुरुआत कीजिए अपने उद्बोधन से। जी प्रभंजय सर। आज जो विषय है हमारा जो परिचर्चा का, जी कि राजनीति और संगीत का स्कूली जीवन जी में क्या असर होता है। जी तो मैं राजनीति के क्षेत्र में तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, जी मैं संगीत के क्षेत्र का आदमी हूं, तो जी संगीत की बात करूंगा। बिल्कुल। जी आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, जी मैं चाहूंगा कि वो लोग हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जी विशेष रूप से उससे जुड़े। जी और जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा रही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु जी के सानिध्य में बैठकर सीखते हैं, उसका विधिवत पालन करें। हालांकि आजकल कोरोना काल में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जी ऑनलाइन की क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे गुरु संगीत के अपने अपने शिष्यों को ऑनलाइन के माध्यम से संगीत की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी तो मेरा ये एक बहुत अच्छा एक मैं कहना चाहूंगा कि मेरा सुझाव होगा जी कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं या महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, वो संगीत को अपने जीवन में आवश्यक रूप से अपनाएं। इसके जी पीछे एक कारण है कि मैं भी जब पढ़ता था तो मेरा गायन मेरे स्कूली जीवन से आरंभ हुआ। जी तो उसके पीछे मैंने देखा कि बहुत मुझे इसका लाभ हुआ, मेरे संगीत का मेरे अध्ययन में बहुत लाभ हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां मैंने बैचलर ऑफ म्यूजिक की डिग्री हासिल की, साथ ही जी साथ मैंने एमकॉम भी किया, मास्टर ऑफ कॉमर्स भी किया। जी इससे फायदा क्या हुआ संगीत से मुझे, कि जब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था तो मैं अपना रियाज करने बैठ जाता था, जी संगीत साधना में लग जाता था। वाह।
तो मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता था और मेरा संगीत का रियाज हो जाता था। और जब मैं संगीत करते करते बोर हो जाता था तो पढ़ने लगता था जी। और एक माइंड एक अलग रिफ्रेश हो जाता था संगीत करने से। संगीत एक ऐसी चीज है कि आप कितने भी टेंशन में रहें, कल यदि बिल्कुल। आपका पेपर है राइट और यदि आप शाम को आधे घंटे बैठ के रियाज कर लें या कोई गाना गा लें या गुनगुना लें या सुन लें, तो मेरे ख्याल से अगले दिन का पेपर आपका सबसे बढ़िया जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। सर आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका भजन सुन के अभी मैं यदि कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं एकदम फ्रेश माइंड से कर रहा हूं। देखिए ये संगीत का जादू है, ये हमारा नहीं है, ये संगीत का असर है कि संगीत आपकी जो मानसिक स्तर है उसको इतना सुकून देता है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छे मन से स्फूर्तिदायक होकर उसमें जुड़ जाते हैं, उत्साहित होकर जुड़ते हैं और अपना आने वाला जो कार्य है उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे छात्र छात्रा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो दिनेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना अच्छा विषय उठाया। सौभाग्य मेरा कि आप लोग आए, रीटा जी आई, आपने इतना अच्छा विषय उठाया। जी, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा जी कि हमारे जो तबले के जो विशेषज्ञ हैं जी, हम सब बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। जी जी बिल्कुल। उन्होंने एक बात अपने इंटरव्यू में कही थी जी कि हम सब भारतीय पाश्चात्य से हर क्षेत्र में पीछे हैं, हर क्षेत्र में हम उनके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र क्षेत्र ऐसा है वो है हमारा भारतीय संगीत जिसमें हमारे सामने वो हाथ फैलाते हैं। जी 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 बिल्कुल राइट सर। तो जब हमारा भारतीय संगीत इतना रिच है, इतना पहुंचा हुआ है, विदेशों में उसकी इतनी इज्जत है, इतनी मान मर्यादा है, तो हम स्वदेशी होकर उसको क्यों भूल रहे हैं? और भूलने के पीछे का मूल कारण जो है वो यही है कि हमारी जो शैक्षणिक जो नीति है, शिक्षा जो पद्धति है, उसमें संगीत को अनिवार्य रूप से जोड़ा नहीं गया। जी, उसको एक ऑप्शन के रूप में जोड़ा गया है कि यदि आप चाहें तो संगीत ले लें, चाहें तो स्पोर्ट्स ले लें, चाहें तो ड्राइंग पेंटिंग ले लें, इस तरह ऑप्शन दिया गया। मेरा ये कहना है कि संगीत को कक्षा पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से अनिवार्य रूप से अपनी शैक्षणिक पद्धति में, शिक्षा पद्धति में जोड़ा जाए। और इस दिशा के लिए मैंने जो हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको मैंने पत्र भी लिखा है कि हमारी भारतीय संगीत और हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है उससे हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह से परिचित हो, इसके लिए आप 3 विषयों को अनिवार्य कर दें। एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत, एक जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये बच्चों को मालूम है जी, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बिल्कुल जी। इस तरह हम लोग सरस्वती पूजा जो बसंत पंचमी का आयोजन होता है जी, जो हम सब छात्रों के लिए जो विद्या की देवी है उनका पूजन बहुत आवश्यक है। तो हर स्कूलों में सरस्वती पूजन अनिवार्य करें क्योंकि वो विद्या की देवी है। और तीसरी मैंने उनसे मांग की है कि जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है, हम अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान भाव किस तरह से प्रकट करें, उन्हें किस तरह से आदर दें, किस तरह से मान सम्मान दें, जिससे कि वो हमें निस्वार्थ अपना सारा ज्ञान दे सकें। तो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है वो भी हमारी शैक्षणिक पद्धति में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इन चीजों को लेकर मैंने उन्हें पत्र लिखा है और उनका जवाब भी आया है कि आपने तीनों बहुत अच्छे विषयों को उठाया है। और मैंने ये पत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक आने वाली पीढ़ी को आप भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं करवाएंगे तब तक हमारा देश कैसे जागृत होगा, हमारी पीढ़ी हमारी संस्कृति को, जिसको कि आज देश विदेश में इतनी मान्यता है, लोग कैसे पहचानेंगे। तो इन 3 चीजों को मैं चाहूंगा कि अनिवार्य रूप से हमारी शिक्षा पद्धति में जोड़ा जाए और इसका लाभ निश्चित छात्र छात्राओं को मिलेगा, उनके पेरेंट्स को मिलेगा,
जो पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बराबर चिंतित रहते हैं, उनको ट्यूशन भेजते हैं, वहां कोचिंग क्लासेस भेजते हैं, अन्यत्र में जो पैसा जो अपना बर्बाद करते हैं, यदि सर, संगीत में उनके बच्चे लग जाएंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन है दिमाग का, वो एक प्रभंजन सर, जगह स्थिर होकर पढ़ाई में लगेगा और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और प्रभंजन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय श्री हरि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में। अच्छा, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी कारण से, टेक्निकल कारण, और हमारे साथ फिर जुड़ेंगे लाइव में। और ठीक है, तो मैं सर, चूंकि रीटा जी अभी शायद किसी कारण से उनको जरूरी काम है, तो मैं रीटा जी से चंद सवाल पूछ लेता हूं ताकि उनको मैं बिल्कुल, और वैसे भी छोटी, उनका पहला हक बनता है सब जल्दी जल्दी उनको जी, तो क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं उनके लिए, तो छोटों का पहले हक बनता है हमारे हिसाब से, लाड प्यार के हिसाब से। तो रीटा जी, छोटों का भी हक बनता है, और छोटों का भी हक बनता है, और लेडीज फर्स्ट का भी हक बनता है। हाँ, नहीं, पर हमारे लिए वो छोटी बहन है, तो छोटी बहन को तो हमारा काम है कि हम जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाड दें और पहला हक दें। तो रीटा जी, मैं आप, अच्छा एक मिनट, हरि प्रताप सर जुड़ चुके हैं, आदरणीय हरि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, पूर्व विधायक हैं प्रतापगढ़ के। और सर, आपका हार्दिक स्वागत है कि इस बातें कार्यक्रम में। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, जो आज के देश की बड़ी आवश्यकता भी है। जी, हेलो, जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, आवाज आ रही है सर जी। अच्छा, तो हमने कहा कि जो आपका विषय है निश्चित ही आज के समय में बड़ी ही प्रासंगिक है, और आज की बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास एक अलग इतिहास रहा। 1850 में भारत में जब शिक्षा प्रणाली लागू हुई, तो गुरुकुल प्रणाली चलती थी, उससे लोग शिक्षा लेते थे, और उसका भी एक अलग इतिहास रहा। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बदल दिया, और उनके मन में यही था कि अगर, क्योंकि भारत का ऐसी संस्कृति है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उनके संस्कार को हम नहीं खत्म कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शिक्षा से ही जो है इस देश के लोगों को हम अगर तोड़ देंगे तभी हम इस पे विजय पाएंगे। तो आपने देखा कि उन्होंने जिस हिसाब से शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो काम नहीं कर पाए। वो लोग जानबूझ करके किए कि फैल गए, और अंग्रेजों ने ये लिया था कि अगर भारतीय शिक्षा को हम बेहतर बना देंगे तो मेरे ख्याल से लोग जागरूक हो जाएंगे और पूरा का पूरा देश जागृत हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे देशवासियों ने किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, सारी बातें रही, और शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बड़ा ही लोगों का सहयोग रहा। लेकिन एक बात की चुनौती रही हमेशा कि जो हमारा संस्कार है वो धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है, और हमने जो समझा कि ये शिक्षा के 3 ऐसे विषय रहे जिसके वजह से आज गिरावट आई। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा को आधुनिक के साथ साथ व्यवसायिक बना दिया गया। सारे लोग की हुआ कि भाई इसको व्यापारियों ने ले लिया, चलिए इसको व्यवसायिक बना करके शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। और गार्जियन की भी कमी रही कि उनके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दें, और बच्चों के साथ साथ उनको अगर घर में भी कुछ 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके उनको संस्कार सिखावें तो मेरे ख्याल से आज ये गिरावट ना आती। लेकिन उनके पास समय नहीं है, बच्चे चाहे जितना जो स्कूल वाले पैसा ले लें, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है, पैसा देने में तो तुरंत दे देंगे, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको जीवित रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। आपने देखा कितना बदलाव आया। बिल्कुल सही। इसलिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है, इसमें तो हम तो कहते हैं कि जैसा
अभी चतुर्वेदी साहब कह रहे थे जी कि इसमें तो पूरे देश के लोगों को आगे आना चाहिए, जिसे क्रांति लाना चाहिए कि जो आज व्यवसायिक शिक्षा लोग बनाए हैं इसको समाप्त करने की जरूरत है। इसलिए कि देखिए, लोग पहले जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, फिर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद आगे पढ़ करके लोग तमाम अच्छे अच्छे पदों पे गए। आज कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी की ठीक है, समय के अनुसार हमको अपने को बदलना चाहिए। किसी भाषा का ज्ञान होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हमारा संस्कार न बदले, इसके लिए हमारा जरूर प्रयास होना चाहिए। हर गार्जियन के लिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि व्यवसायिक शिक्षा हो गई है, इसमें गार्जियन की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और सारे गार्जियनों को जागरूक होना चाहिए और इसमें सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक के लिए नहीं है। क्योंकि आज देखिए, एक समय ऐसा था कि लोग सुबह उठते थे, माँ बाप का पैर छूते थे, गुरुओं का आशीर्वाद लेते थे, उनको ये हमारी संस्कृति है, ऐसा नहीं है कुछ है। लेकिन आज क्या स्थिति बन रही है, बच्चे के पास समय नहीं, न गार्जियन के पास समय है। या भी चले जाते हैं जॉब में, बच्चे को आश्रम छोड़ देंगे, बच्चे को स्कूल में छोड़ देंगे, शाम को जब आता है तो उससे कोई अटैचमेंट नहीं बनता। क्योंकि हमारे देश की एक अलग व्यवस्था रही, वो हमारा एक अलग संस्कार रहा कि हम माँ बाप के साथ रह करके, उनका आशीर्वाद ले करके उनसे हम सीखते थे। लेकिन आज कितना बदलाव है, इसलिए इसके लिए तो बहुत बड़ा हम लोगों को एक संघर्ष करना चाहिए। मैं तो पूरे देशवासियों से कहता हूँ, इसमें सब लोग आगे आए और इस शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए, हालांकि भी सरकार ने तमाम बदलाव किया। मैं तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके दिमाग में ये बात आई कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव आना चाहिए, उन्होंने किया भी। लेकिन साथ साथ जब तक हम सब का सहयोग नहीं होगा, हर गार्जियन का सहयोग नहीं, तब तक हम उसको पूरा नहीं। जी एकदम सही बात, बिल्कुल। सर, काफी अच्छी बात है आपने कही। शायद अपने जो हमारे बचपने की बात हमको याद आ गई आपकी बातों से। जो हमारे समय में शिक्षा पद्धति होती थी, हम भी अपने माता पिताजी का पांव पड़ के ही स्कूल जाया करते थे। और हमारे बीच में सर रीता जी हैं, काफी उभरती हुई हमारे देश की प्रतिभा है, वो काफी अच्छे शो करती हैं। मैं रीता जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो आपकी, पहले तो आप बताइए, शिक्षा आपकी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हुई कि बॉम्बे में हुई? जी रीता जी। मेरी हिमाचल प्रदेश में हुई सर। तो आपको पहले आपके जो बचपने की शिक्षा थी वो और आज के जो शिक्षा पद्धति में, उसमें क्या अंतर आपको नजर आता है? जी रीता जी। अभी जो सर ने कहा है वही अंतर मैं कहूंगी। मैं सर की बात से एग्री हूँ, जो सर ने कहा है अभी, क्योंकि काफी चेंजेस आ गए हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल है और लोग दूसरों को फॉलो करते हैं। आजकल देखा गया है कि हर कोई अगर गांव में भी हो तो वो बच्चा चाहता है कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढूं। और जो आपको पता है कि जो संस्कार, जो अब आज की डेट में संस्कार, तो मुझे लगता नहीं है कि संस्कार है किसी बच्चे में। हेलो हाय करता है, लेकिन जो हमारे देश के लिए ये आई थिंक जो कुछ हो रहा है हमारे देश के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हमें मतलब एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमें आगे आना चाहिए। और जो ये जो शिक्षा पद्धति है स्कूल में, क्योंकि टीचर्स का भी आजकल योगदान नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। मुझे लगता है जहां तक जो टीचर है वो सोशल मीडिया को ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट पे बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा खुद को सुधारें। जी नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। और आपके पास चूंकि आज अभी आप और ज्वाइन कर सकती हैं, आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि प्रभंजय सर की भजन से आपका भी मन जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा। अच्छा सर नहीं जी। तो मैं आपसे रीता जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू करना चाहेंगे अभी, क्योंकि आपने कहा था थोड़ा बिजी है, थोड़ा सा माइंड अपसेट भी, शायद तबीयत खराब लग रही है आपको।
जी, कंटिन्यू क्योंकि करना चाहेंगे? एक्चुअल में मेरा डेली शो होता है, तो मुझे अभी जो मेरे कल शो में गेस्ट आने वाले हैं, जी और थोड़ा सा काम है, बिजी थोड़ा सा शेड्यूल है। तो जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत ही अच्छा लगा, और जो आप काम कर रही हो वो बहुत अच्छा काम कर रही हो आप। जी। थैंक यू सो मच तो एंड सैल्यूट टू यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप फिर जुड़िएगा हमारे कार्यक्रम में अगले जी बार जी, जब भी थैंक आपको यू समय सो मच मौका सर, मिले। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारे बीच में भारत देश की उभरती हुई प्रतिभा कुमारी रीटा शर्मा जी, जो कि आरडीडी शो ऑर्गेनाइज करती हैं फेसबुक के माध्यम से, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे माननीय अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके कार्यक्रम में आ चुके हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में काफी नाम कमा चुकी हैं देश विदेश में। तो अब मैं आना चाहूंगा प्रभंजय सर आपके पास फिर से, और एक छोटा सा मुखड़ा सुना दीजिए। पहले तो मैं यही आपके मुख से सुनना चाहूंगा, कोई भजन या गजल का, क्योंकि सभी दर्शक आपसे आपके लिए जरूर मतलब। जरूर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हरिप्रताप सिंह जी को मेरा सादर नमस्कार। आपने इतनी अच्छी बातें कही, जी और आप जैसे लोग जो समाज को, हर वर्ग को एक नई दिशा देते हैं, आप लोगों की यदि इतनी अच्छी सोच है तो निश्चित हमारी शैक्षणिक जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन आएगा। और आज हम सब जिस विषय को लेकर बैठे हैं, जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा भविष्य में सार्थक होगी, ऐसा जी मेरा सोचना है। आपने भजन गाने की बात कही, तो एक बहुत प्रिय भजन है मेरा, जी जिसे मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में गाता हूँ। 2 लाइनें गा दूं आपके लिए। जी राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। जी राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार वहां, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। जी काफी अच्छा आपका, मतलब भजन तो बहुत ही अच्छा है, आपके स्वर भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए हमारे साथ में श्वेता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं दर्शकों के रूप में। उन्होंने आपके बारे में तारीफ करते हुए मेलोडियस वॉइस, इट टच हार्ट, मतलब थैंक यू, दिल को छू रहा है, और आपकी आवाज इतनी अच्छी है, उन्होंने तारीफ करते हुए लिखा थैंक यू है। श्वेता जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जी, और उन्होंने कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है कि राइट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंक्लूड मोरल वैल्यू। तो ये तारीफ करते हुए लिख रही हैं, और काफी अच्छी हिमाचल प्रदेश की वो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक घरेलू हिंसा में इनका काफी नाम भी है वहां पे, और काफी काम की हुई हैं, और वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं श्रीमती वाह, शर्मा जी। आवाज नहीं आ रही है। भैया आपको आवाज आ रही है? हरी भैया, हरी भैया आपको आवाज आ रही है? आ रही आवाज। जी जी। तो भैया मैं हाँ, आपके पास, जी जी, हरी भैया आपके पास मैं आना चाहूंगा, और आपसे एक आपकी बचपने की कुछ बातें सुनना चाहूंगा कि आप बचपन में कैसे पढ़ाई किए,
और राजनीति क्षेत्र में आपका कैसे झुकाव हुआ? देखिए जी हरी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि हम लोगों की शिक्षा तो गांव में हुई थी और गांव से पढ़ करके हम लोग जूनियर हाई स्कूल पास करके आए शहर में। जी और उसके बाद फिर आईएससी किया, बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर लॉ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी करने के बाद क्योंकि हम लोग व्यवसायिक व्यक्ति थे तो वहाँ व्यवसाय करना शुरू कर दिए। लेकिन जी एक क्रांति आई 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए तो उन्होंने जी बहुत लोगों को जोड़ा। उसी जी समय हम लोग भी उनसे जुड़े। जी जुड़ने के बाद जब 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी तो उसमें भी बड़ा हम लोगों का काम करने का अवसर मिला। क्योंकि जी उस समय कांग्रेस का 1977 में जब हम लॉ कर रहे थे तो उस जी समय तमाम आपातकाल घोषित हुआ और आपातकाल में बड़ी ताड़ना हुई थी लोगों की। तो उस समय भी जी हम लोग भूमिगत हो गए थे, लगे थे तभी से। लेकिन जी 1992 के बाद हम लोग राजनीति में आए और 1993 में पहली बार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बना। जी और उसके बाद 1995 में क्योंकि प्रतापगढ़ का इतिहास दूसरा रहा तो वहाँ लोगों ने ये हुआ कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उसमें माननीय कल्याण सिंह और माननीय कलराज मिश्रा जी ने हमको बुला करके टिकट दिया और कहें कि मैं चाहता हूँ तुम चुनाव लड़ो। तो खैर वहीं से शुरुआत हुई, चुनाव जीते भी, फिर 2000 में जीते, फिर 2002 में विधायक हो गए, फिर लगातार से वहीं से राजनीति की शुरुआत किया हमने। और हमने राजनीति की शुरुआत तो किया लेकिन हमने राजनीति को कभी भी हमने समाज की सेवा के रूप में किया। हमने कभी ये सोचा कि राजनीति जो आज की राजनीति है इसमें कहने में संकोच नहीं है कि आज की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं क्योंकि राजनीति तो एक सेवा भाव से जो कर रहे हैं वो उसका एक अलग स्थान है। अब आजकल तो लोग अर्थ युग आ गया है, वो आपने देखा कि बीच में तमाम सरकारें आई, क्या क्या किया उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन आज की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए भी हम देखते हैं कि भाई जनता के मन में जो भाव पहले एक विधायक के रूप में लोगों का रहता था, एक सांसद के रूप में रहता था, उसमें भी बदलाव आया है। तो इसलिए एक राजनीतिक शुरुआत हुई और आज 30 साल हो गया हमको लगातार पद पे ही रहे। और वो एक अलग हमको अनुभव भी हुआ कि राजनीति हमारी पेशा नहीं है बल्कि राजनीति को हमने सेवा भाव से किया। और आप देखते हैं कि प्रतापगढ़ में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लोग, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। आपके बारे में मैं एक चीज अच्छी तरह से जानता हूँ हरी भैया, आपके बारे में मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने जब पार्टी टिकट मांगी, पार्टी टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय वहां से लड़े और जनता ने आपकी सेवा भावना के कारण ही आपको विधायक भी चुना। हाँ, वो वही एक स्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने किसी न किसी कारण से टिकट काट दिया था। तो उस समय पब्लिक जनता की ये हालत थी कि मैं जब गया यहाँ लखनऊ से घर तो मेरे दरवाजे कम से कम 8-10 हजार आदमी खड़े थे और वो रिजिड थे कि आपको चुनाव लड़ना है। हमने कहा नहीं, पार्टी ने बहुत हमको दे दिया अवसर, आपको नहीं लड़ना है। लोग लास्ट दिन जिस दिन नॉमिनेशन का था लोग जबरदस्ती आकर के, और बहुत लोगों को मैं बताऊं आपसे दिनेश जी कि लोग आकर रोने लगे कि हम लोग वोट किसको देंगे। तो यही मैंने अनुभव किया कि जनता की अगर आप सेवा सच्चे मन से करिए, ईमानदारी से करिए तो जनता आप ऐसा खड़ी है। और चुनाव में लड़ा और देखिए भगवान के ऐसा कुछ संजोग, 24 लोग उसमें नॉमिनेशन किए थे, तमाम पार्टियां भी लड़ी थी, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। से जीता था वोट से। बिल्कुल ये उसी दिन सबको बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई कि अगर जनता के बीच में हम सेवा भाव से काम करेंगे तो निश्चित ही जनता उसका रिस्पांस
देती। जी बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ का ही हूँ और मैं वहां पे आके आपकी सब देखा हूं कि लोग आपको वाकई वहां दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं, क्योंकि आप राजनीति को सही में सेवा भावना से करते हैं। आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं वो शायद सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद वो राजनीति में भुनाने की कोशिश करते हैं, परंतु आप राजनीति में होते हुए ये चीजों को आप सेवा भावना के लिए उपयोग करते हैं। ये बात तो बिल्कुल जनता वहां की इस बात जी आज की जो राजनीतिक है, मैंने कहा ना कि तमाम लोग किन कारण से राजनीति में आ गए हैं, तो उनका भी वही हालत है जो शिक्षा के क्षेत्र में वो व्यवसायिक राजनीति करना शुरू कर दी। बिल्कुल व्यवसायिक राजनीति करने की वजह से आज जनता का विश्वास उठता जाता है, दोबारा नहीं आते वो। लेकिन वो उनके मन में यही रहता है कि बस हम आए हैं किसी तरह से, राजनीति हमको मिल गई है, पद मिल गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग जनता की सेवा छोड़ दीजिए, उनका टेलीफोन भी उठाना लोगों को मुश्किल हो जाता है। ये हालत है आज के, उनके पास समय नहीं है, उनका तो थोड़ा सा उनका मकसद दूसरा ही है, क्योंकि वो मोटिव वही लेके आए हैं ना कि कैसे हम धन उगाही करें, कैसे काम करें, इस टाइप का बात करके वो व्यवसायिक, मैंने जैसे कहा कि व्यवसायिक राजनीति करना शुरू कर दी है। इसीलिए आज जनता के बीच में ऐसे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। जी 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 बिल्कुल सही। और यही कारण है कि अभी भाभी जी भी वहां नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कंटिन्यू आप लोगों के पास में पद है। भाभी जी भी बधाई मेरी तरफ से इस कार्यक्रम की तरफ से, और मैं चाहूंगा कि भाभी जी भी इस कार्यक्रम में आए, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, अगले किसी कार्यक्रमों में वो समय दें। ठीक, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको जी। और बहुत अच्छा लगा कि आज सबसे बड़ी बात की चतुर्वेदी साहब से भी मुलाकात हुई और इनका भजन सुनकर तो तबीयत खुश हो गई। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। भाई हम लोग तो अवध क्षेत्र के निवासी हैं, भगवान राम की जब चर्चा आती है जी जी, तो उसके लिए तो मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा। और कभी अवसर मिला तो मैंने इलाहाबाद, जगदीशपुर, लखनऊ में बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, अच्छा जी। अब दुर्भाग्य था मेरा कि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक कार्यक्रम मैं आपका प्रतापगढ़ कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि उसमें आप समय दीजिएगा दिनेश जी के माध्यम से। जरूर, आप जब आदेश करें मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मैं बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप हमारे जनपद में आइएगा। बिल्कुल आऊंगा मैं, आप बताइएगा, मैं पहुंचूंगा जरूर। नहीं, बहुत धन्यवाद, निश्चित बुलवाऊंगा, जल्दी बुलवाऊंगा आपको। जी बिल्कुल। भैया मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा। आप चूंकि राजनीति में हैं, विधायक रह चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, अब जो छात्रों को जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छात्र राजनीति बहुत पुरानी चली आ रही है जी, और छात्र राजनीति आज की नहीं है, बड़े ही संघर्षशील हुआ करते थे। छात्र राजनीति का एक अलग स्थान हुआ करता था जी। और राजनीति में आना कोई खराब बात नहीं है, राजनीति क्षेत्र भाई अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति जिस लिए बनी है उस लिए काम अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। राजनीति में आने के बाद उनका मोटिव बदलना नहीं चाहिए। जी, राजनीति तो बहुत अच्छी चीज, अगर राजनीति ना रही होती तो मेरे ख्याल से देश को आजादी नहीं मिलती और तमाम ऐसी समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो राजनीति में अच्छे लोग आए जी और अच्छा काम करें तो वो राजनीति है। जी, क्या बात, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जब खराब लोग आते हैं जी, क्योंकि राजनीति तो ऐसा विषय है जी कि एक कहावत भी है ना कि राजनीति में आने के बाद लोगों का जो मन बदल जाता है, जब वो देखते हैं तमाम उनको व्यवस्थाएं हो गई, ये हो गया, तो भूल जाते हैं जी। और वही देख रहे हैं कि आज राजनीति की दिशा एकदम बदल गई। तमाम क्रिमिनल्स, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो क्रिमिनल्स कभी राजनीतियों के पीछे चलते थे, आज वही क्रिमिनल्स अच्छे पदों पे आ करके वो राजनीति कर रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं, वो विधायक बन रहे हैं। तो बताइए आखिर वो कौन सा विधायक क्या काम करेंगे, बिल्कुल, कौन सा कानून बनाएंगे? गलत ही होगा। इसलिए ये दुर्भाग्य होता जा रहा है ना। राजनीति में अच्छे लोग आए और अच्छी चीज है, राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी आए आज तो पूरे देश में उन्होंने एक क्रांति लाया,
तो अच्छे अच्छे जब भी लोग आएंगे तो हमेशा अच्छा काम करेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक बेहतरीन काम किया। आप देख रहे हैं कि आज कम से कम उन्होंने करप्शन खत्म कर दिया, क्राइम खत्म करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और जितने हमारे रिलीजियस प्लेसेस थे, आज उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस को देखिए तो ये कभी हम लोगों को विश्वास नहीं होता था। बिल्कुल, वहाँ विकास तो हो रहा है। जी का मंदिर ऐसा बन पाएगा, लोग बड़े गली कूचे से जाया करते थे, आज कितना खूबसूरत बना दिया उन्होंने। भगवान राम का तो खैर बनाने जा रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है कि उसको दुनिया याद करेगी। तो अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, उनकी सोच अच्छी रहेगी। इसलिए छात्रों के राजनीति में आना कोई खराब बात नहीं, बशर्ते कि अच्छे लोग आवे, अच्छी सोच लेके आवे। जी मैं अब प्रभंजय सर के पास आना चाहूंगा, क्योंकि उनकी बात भी मतलब दर्शक सुनना चाहते हैं, उनके भजन से तो वैसे भी ओतप्रोत हो जाते हैं। तो सर आप संगीत में इतना आप ख्याति प्राप्त हैं, आपने शुरुआत कैसे की, पहले इसके बारे में बताइए। फिर आप जो अवार्ड पाए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम आपका दर्ज है, ये आगे आने वाले संगीत के विद्यार्थियों को आप बताएं कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, और उन बच्चों को आप कुछ सिखाइए इस प्रोग्राम के माध्यम से। मेरा जो बचपन था धार्मिक माहौल में गुजरा जी। हमारे घर में बराबर पूजा पाठ होता था, और मेरा जो गायन है वो रामायण की चौपाइयों से आरंभ हुआ। वाह जी। तो पिताश्री ने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया जी, और मैंने फिर चौपाइया गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे भजन की ओर गया मैं, और जब मैं पब्लिकली गाने लगा तो लोगों ने कहा कि जब भजन आप गाते हैं तो गजलें भी गाइए। तो मैंने लोगों के लिए गजलें भी गाना शुरू किया। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, और मैंने एक चीज का सदैव पालन किया जी अपने जीवन में, जो मैं सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा जी, कि हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम भूल जाते हैं, वो है हमारे माता पिता का आशीर्वाद। बिल्कुल, यदि उसे हम बराबर लेके चले तो हमारे लिए जीवन में कोई भी राह कभी कठिन नहीं होगी, दुर्गम नहीं होगी। जी, राह आसान अपने आप होती जाएगी यदि माता पिता का हार्दिक आशीर्वाद आपके साथ है। जी, साथ ही अपने गुरु का, गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, उनके प्रति समर्पण भाव रखें, आदर भाव रखें, और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो निश्चित सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। मैंने इन तीन चीजों को ही साधा, माता पिता और गुरु, और परिणाम आप लोगों के सामने है। और जहां तक रही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो 2005 में छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन हमारा राज्य है जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत से लोग जानते ही नहीं थे कि हम हैं कहां से। मध्य प्रदेश में हम आते थे जी। तो हमने ये सोचा कि अपने राज्य को विश्व के मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिलाने के लिए हम ऐसा कुछ कार्य करें कि जिसे छत्तीसगढ़ राज्य को एक इसे विशेष रूप से दर्जा दिया जाए जी। तो हमने जो विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड का स्थान है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनसे संपर्क किया, और हमने उसके लिए माध्यम भी चुना भजन गायन को, क्योंकि जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी, ईश्वरीय चमत्कार नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रिकॉर्ड स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या विश्व स्तरीय बना ही नहीं सकते। तो हमने भजनों को चुना और ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड बना तो भी आपका, और नहीं बना तो भी आपका। इस भाव से हम लोग बैठे और हमने लगातार 31 घंटे 45 मिनट भजन गायन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और ये हमारे लिए और आप सभी के लिए खुशी की बात है कि वो रिकॉर्ड अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंटेन है, कोई उसे अभी तक तोड़ नहीं पाया। क्या बात है जी। तो मैं आने वाली जो पीढ़ी है उनको यही कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी चीज की
नीयत अपनी साफ रखे, ईमान अपना साफ रखे, यदि किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगे माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और जहां तक रही संगीत की और शिक्षा की बात, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि हो सकता है क्लास में 50 में से 40 बच्चे इंजीनियर बन जाएं, 50 में से 45 बच्चे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है कि 50 में से 2 बच्चे गायक बन जाएं। ये ईश्वरीय देन है। हमको जो आवाज या जो मिली हुई है, जो कला है, वो भगवान की दी हुई एक चीज है। इंजीनियर बनाया जा सकता है, डॉक्टर बनाया जा सकता है, कलाकार नहीं बनाया जा सकता। कलाकार खुद बन के आता है, वो अपनी प्रतिभा को और मंच के रियाज करके लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा, छात्र छात्राओं से, कि आप इंजीनियर भी बने, आप डॉक्टर भी बने, आप लॉयर भी बने, आप IAS IPS भी बने, लेकिन यदि साथ में अपने कला को लेके चलेंगे, आप संगीत को लेके चलेंगे, तो आपके साथ एक विशेष योग्यता जुड़ेगी। ये बहुत अच्छा इंजीनियर तो है, लेकिन साथ में बहुत अच्छा कलाकार भी है, बहुत अच्छा गाता भी है। ये बहुत अच्छा डॉक्टर तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा गायक है। तो ये आपकी जो विशेष योग्यता जुड़ेगी, वो आपको समाज में एक अलग स्थान दिलवाएगी, आपके पेशे के अतिरिक्त। ये मेरा सोचना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई भी करें, जिस दिशा में आपकी रुचि है, उस दिशा में आप अग्रसर हो, बढ़े, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो विशेष एक योग्यता है, स्पेशल जो क्वालिटी है, उसको पहचान कर उस दिशा में बढ़े। तो आप एक साथ 2-2 ट्रैक पर चलेंगे और दोनों दिशाओं में आपको बराबर सफलता मिलेगी, और आप एक अच्छे कलाकार भी बनेंगे और एक कुशल इंजीनियर भी बनेंगे। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आपकी कहना बिल्कुल सही है। आपने काफी बातें बच्चों के लिए और सभी के लिए, बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए सीख वाली बातें आपने जो सारांश में बता दी इस छोटे से प्रोग्राम में, वो शायद लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और इसी बात पे आपके भजन तो हुए, 2 लाइन के आपके गजल भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए भैया भी छोटी सी गजल लेकर मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। जी, हरी भैया भी चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए खुश हो गए वो। एक अच्छा लगेगा हम लोगों का। हाँ, जरूर जरूर, मैं गजल गाऊंगा, बिल्कुल गाऊंगा जी, मैं गजल गाऊंगा, जरूर गाऊंगा, और बहुत अच्छी गजल गाऊंगा, एक जिसमें मैसेज है जी। तो ये गजल पेश कर रहा हूं मैं। सिंह साहब तवज्जो दें, दिनेश साहब तो सुन ही रहे हैं, बाकी जितने भी सुनने वाले हैं, आप सभी के लिए गजल पेश कर रहा हूं। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। और ये बहुत कीमती शेर है। इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, सामना आज उसे होना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उसे होना है। वाह, कितनी अच्छी आवाज, और मतलब बहुत बढ़िया। हरी भैया, मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत हरी बहुत भैया, अच्छा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जी। प्रभंजय भैया का जब स्वर इतना अच्छा है तो इनका घर का माहौल कितना अच्छा होगा। वो तो है ही, वो तो पहले ही बता दिए। तो भगवान जो ये जो जी जो अभी चतुर्वेदी साहब ने कहा कि वास्तव में ईश्वरी देन होती है, और बिल्कुल ईश्वरी देन तभी होती है जब माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। जी बिल्कुल वो जी। उसमें कहने की बात नहीं है, प्रभंजन जी को सब कुछ मिला है, और इनका स्वर तो भगवान ने बनाया ही है, जी और जो इनका संस्कार है वो महत्वपूर्ण है। जी। तो इससे इससे क्या है, एक हम सीख भी ले सकते हैं कि संगीत कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और ईश्वरी देन है, उनके घर में है, परंतु उनकी बात, उनकी गजल सुन के, यदि भजन सुन के हम ओतप्रोत हो रहे हैं, तो सोचिए इस सही में संगीत यदि हर शिक्षण संस्थान में चालू कर दिया जाए, तो मैं सरकार से या सभी राजनीतिज्ञ या जो आईएएस अफसर होते हैं, प्रशासनिक अफसर होते हैं, इन लोग से भी गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कम से कम संगीत को हर स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। भले बच्चे आप स्वैच्छिक रूप से उसको लें, पर कम से कम संगीत का एक टीचर तो वहां पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जी जो सांस्कृतिक धरोहर, मतलब सॉरी, जो हमारे जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें संगीत पहले से ही है, और उस संगीत को, जो हमारी शास्त्रीय संगीत है, वो शायद लुप्त ना हो जाए। यदि उसके संगीत के टीचर हर जगह रहेंगे तो शायद देश विदेश में हमारा नाम हमेशा रहेगा, और शास्त्रीय संगीत सिर्फ भारत देश में ही पाया जाता है, शायद विदेशों में ये चीज नहीं मिलेगी। तो भारत देश की बिल्कुल संस्कृति, बिल्कुल। तो हर स्कूल और कॉलेज में इसका शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। भले बच्चे अपने स्वेच्छा से ले उस सब्जेक्ट को, परंतु एक कम से कम संगीत का टीचर होना चाहिए। सरकार से तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि जैसे प्रभंजय सर हैं, अनूप जलोटा सर हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बहुत से कला आज भी हमारे बच्चों में विद्यमान है, परंतु उनको मौका नहीं मिल पाता। तो कम बिल्कुल से कम बिल्कुल स्कूल के टीचर के रूप में वो यदि रहेंगे, तो वो शायद अपनी प्रतिभा दिखा सकें, और उनकी प्रतिभाओं को फिर शायद सम्मान मिल सके। तो आखिरी उद्बोधन में हरि सर आपसे, अब चूंकि इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने का आ रहा है, तो आपसे आखिरी शब्दों में आप जो विचार अपने व्यक्त करना चाहें सर। हरि भैया। देखिए, बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम में, आपने हमको सम्मिलित किया, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और प्रबंधन जी से तो मिलकर के इतनी प्रसन्नता हुई। जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ अवसर आते हैं, ऐसे बहुत कम लोग, बिरले लोग होते हैं जिससे कि मुलाकात होती है, उनकी बातों से आदमी प्रभावित होता है, और बहुत अच्छी बातें आई। यही अनुभूति हुई। बहुत अच्छा लगा कि ये जो आज का समय की जो शिक्षा प्रणाली है, तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात आप सबने किया है। पहले था कि पहले हमेशा हर विद्यालयों में संगीत का टीचर रहता था, और आज भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप देखते हैं कि हम तो देखते हैं कि बच्चे टीवी के माध्यम से देख करके और तमाम ऐसे कार्यक्रमों से देख करके वो उसमें प्रतिभागी बनते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से उनकी जो प्रतिभा है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये तो निश्चित ही है कि ऐसे हर विद्यालय में संगीत तो एक अनोखी चीज है, और खासकर भारतीय संगीत, जहां भगवान इंद्र प्रसन्न हुआ करते थे। लोग कहते थे तानसेन जब संगीत का अपना शुरू करते थे, भगवान इंद्र प्रसन्न होकर के बरसात करते थे। तो ये भारतीय संस्कृति में है, और किसी में नहीं संगीत में है, और दुनिया में कोई ऐसी संगीत में नहीं है जो हमारे भारतीय संगीत में है। लेकिन बदलाव आने के साथ साथ हम पश्चिमी शिक्षा की दिशा में भागे। हम जो पश्चिमी दिशा की तरफ भागे वो हमारे लिए एक घातक हुआ। आज अगर हम अपने मूल भारतीय संगीत में हम लोग लगे रहें, और तमाम ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इसमें भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में इस पद्धति को लागू करें, हर विद्यालय में संगीत का एक टीचर रखें, और जो बच्चे उसमें प्रतिभागी लेना चाहें, पहले तो लेते थे लोग, भाई संगीत का एक क्लासेस चलता था, तो अब वो सब बंद हो गया, अब तो दूसरी तरफ लोग चले गए।
इसलिए संगीत का आपने जो विषय उठाया निश्चित ही बहुत अच्छी चीज है और भारतीय संगीत का एक अलग स्थान। और शिक्षा के बारे में भी जो आपने कहा कि आज शिक्षा प्रणाली में बदलाव आना चाहिए, जो आज व्यवसायिक शिक्षा हो गई है, अगर उसमें बदलाव नहीं लाए गए तो आने वाले भविष्य में हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि जैसा अभी प्रबंधन जी कह रहे थे कि लोग भूल गए हैं, अपने माँ बाप का आशीर्वाद कोई लेता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप का आशीर्वाद कैसे होता है। वो संस्कार हमारा खत्म होता जा रहा है। इसलिए उस संस्कार को जीवित रखने के लिए हमको निश्चित ही हमारी भारतीय शिक्षा जो थी पुरानी वो ज्यादा अच्छी थी। हम तो मानते हैं, देखिए किसी भाषा का ज्ञान होना कोई खराब बात नहीं है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी कह रहे थे चतुर्वेदी साहब की इंजीनियर बनिए अच्छी बात है, डॉक्टर बनिए अच्छी बात है, लेकिन उनके पास एक हुनूर भी होना चाहिए। एक डॉक्टर बहुत अच्छा गायक निकला तो ये इसका जो असर जाएगा समाज में, ये बहुत अच्छी चीज होगी। इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत अच्छा विषय आपने लाया। अब भविष्य में यही उम्मीद करूंगा कि आपने जो विषय उठाया है इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांति लानी चाहिए पूरे देश में, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। जी, आपने काफी अच्छी बात कही। उस बात से मेरे को एक बात बोलने का मौका मिल रहा है, मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जो भूलते जा रहे हैं, तो आप भैया इस बात का आप भी अनुभव किए होंगे, लोग पहले चरण स्पर्श करते थे, आजकल घुटना स्पर्श करते हैं। घुटना भी नहीं करते हैं तो जी रीता जी कह रही थी ना, हेलो हाय करके चले जाते, उनको पता ही नहीं घुटना। भाई उसका एक हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से था कि लोग जब चरण स्पर्श करते थे उसका एक आशीर्वाद जो उनको मिलता था, उसका एक अलग स्थान होता था। जी बिल्कुल। लेकिन आज तो वही मैंने कहा कि इसे भारतीय संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। जी जी। और उसके पीछे हम एक आदमी को दोषी नहीं बनते, कहीं ना कहीं पूरा समाज जो है भटक गया है। इस भूले हुए समाज, भटके हुए समाज को, इस टूटे हुए समाज को तभी हम ला सकते हैं जब हमारी भारतीय संस्कृति जीवित हो पाएगी। बिल्कुल 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 जी। तो प्रबंधन सर, अब आप भी आखिरी उद्बोधन कीजिए क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। जी जी जी। सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। यदि हम सबको भारतीय संस्कारों पर चलना है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है, तो हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना होगा। और संस्कृति को बनाए रखने का माध्यम जो मैं समझता हूं कि सबसे जो प्रबल है, सबसे जो प्रगाढ़ है, वो ये है कि प्राथमिक स्तर से बच्चों को शिक्षा में इस चीज को सम्मिलित किया जाए। संगीत को, हमारी संस्कृति को। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो मुझे अच्छे से याद है, एक विषय हुआ करता था नैतिक शिक्षा। जी। वो आजकल नदारद है। जी। और जैसा कि आदरणीय सिंह साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि आजकल पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है। वो पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन समय देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कोचिंग संस्थाएं पनप रही हैं और टीचर्स और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है उसके पीछे यही है। हमारे जमाने में ट्यूशन पढ़ना एक अपराध माना जाता था। आज के जमाने में ट्यूशन पढ़ना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। आपका बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, इसका मतलब आप थोड़े से कम आय वाले व्यक्ति हैं। आपका बच्चा यदि 4 ट्यूशन पढ़ता है तो आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं। इस तरह का जो हमारा जो नजरिया हो गया है, इसको हमें बदलना होगा। और स्कूलों में शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, जो मनमानी फीस ली जा रही है, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा अधिक किसी भी फंड के नाम से, चाहे वो बिल्डिंग फंड के नाम से हो, चाहे वो एजुकेशनल फंड के नाम से हो, अनाप शनाप अनर्गल फीस दी जा रही है। और उसके लिए जो निजी स्कूल है उनका कोई बोलने वाला है नहीं। यदि हम और आप विरोध करते हैं तो उसका बदला हमारे बच्चों से लिया जाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स कुछ बेचारे बोल नहीं पाते, वो फिर हथियार डाल देते हैं और जैसा स्कूल आदेश देता है उसका पालन करते हैं। वो मनमानी फीस का पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए और स्कूली स्तर से, प्राथमिक स्तर से संगीत और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इसकी मैं पुरजोर अपील करता हूं। और आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आपने इतना अच्छा विषय उठाया
ये आज एक हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक क्या बोलते हैं, मैं कहूंगा कि पालकों के लिए एक बहुत ज्वलंत समस्या है ये, कि हमारी आय तो सीमित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खर्चे हो रहे हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो रहे हैं। तो यदि ये सीमित हो जाएंगे तो हमारा जीवन स्तर अपने आप सुधर जाएगा और हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो आपके लिए, आपके इस विषय के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे से आप जब चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे, मैं इन दोनों विषय पर आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सिंह साहब, आपको सादर नमस्कार। और दिनेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत आपके कार्यक्रम भी होते होंगे, तो आप अपना नंबर भी बोल दीजिए ताकि दर्शकगण सुने और जिनको कार्यक्रम करवाना हो या आपको इनवाइट करना हो कर सकें। हाँ जी, मेरा जो मोबाइल नंबर है जिसमें मैं व्हाट्सएप में भी हूँ, आप सब नोट कर लें, 942 555 जी 3235 जी। मैं एक बार फिर बोल दूं जी, 942 555 3235। एक बार हिंदी में बोल दूं, 942 555 3235। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मैं एक विशेष बात बता दूं कि चाहे किसी का भी फोन आए, नोन या अननोन, किसी के भी मैसेज आए, मैं कॉल भी उठाता हूं, मैसेज का जवाब भी देता हूं। आप लोग निसंकोच, ये कुछ जरूरी नहीं कि आप कार्यक्रम के लिए फोन करें, वैसे भी आप मुझसे संवाद बना सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोग यदि मुझसे संपर्क करेंगे तो। जी, काफी आपके विचार और आपका स्वभाव दर्शकों को दिख रहा है कि आप कितने सज्जन पुरुष हैं और आपकी भावना कितनी अच्छी है। तो आज शायद मेरा सौभाग्य है जो इस कार्यक्रम में हरि भैया और आप, और साथ में हमारे साथ में कुमारी रीटा शर्मा जी, और दर्शक में मैसेंजर के रूप में हमारे साथ में श्रीमती श्वेता शर्मा जी, ये सभी जुड़े। और बाकी दर्शकगण जो देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को लाइव, उन सभी के जो एक प्यार मुझे मिल रहा है। और इस कार्यक्रम को हमें जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। सिर्फ बच्चों के लिए हमने चालू किया है कि आप जैसे हस्तियां आए, आप लोगों से लोग सीखें कि आप लोग यदि उस मुकाम तक पहुंचे हैं तो आप लोग कैसे पहुंचे हैं। कुछ ना कुछ देखिए, जैसे आपने कहा प्रभंजन सर कि आप शुरू से ही आपके घर में भजन और चौपाई, मतलब धर्म आपके यहाँ शुरू से था। भैया भी अपनी बात बताया, हरि भैया भी, तो आप लोग शुरू से कहीं ना कहीं माता पिता का संस्कार रहा है, आप लोगों में गुरुजनों का संस्कार रहा है। और ये चीज आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। लोग जानते जरूर है कि आप विधायक बन गए या आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया, पर कैसे बने हैं ये नहीं जान पाते। यही कारण है कि मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों से निवेदन किया कि आप लोग आइए और आप लोग अपने मुख से बताइए कि आप लोग कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज जो प्रतिष्ठित है समाज में आपका नाम है, इस टाइप से दूसरे बच्चे कैसे अपना नाम रोशन कर सकेंगे। यही कारण है कि मैं आप लोगों को इनवाइट किया। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में हरि भैया आप आए और प्रभंजन सर आप भी आए, रीटा जी आई, श्वेता शर्मा जी दर्शक के रूप में जुड़ी। तो चूंकि समय की पाबंदी है और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बातचीत तो ऐसा लग रहा है कि हरि भैया और आप लोग का मतलब छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। पर दर्शक भी, सभी लोगों का अमूल्य समय है, आपका भी अमूल्य समय है। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर शिक्षा की बातें कार्यक्रम में नए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और ये आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत किया है, निश्चित ही एक दिन अगर प्रभंजन जी ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखाया है तो आपका भी ऐसे ही अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने शुरुआत किया है, निश्चित ही आपको भी अवसर मिलेगा। मैं बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सामाजिक हित
करना है। नहीं मुझे देखिए, जैसे प्रबंधन जी ने कहा ना, इच्छा शक्ति, जी इंसान की अगर इच्छा शक्ति है तो जी उसमें ईश्वर भी मदद करता है। जी और बिल्कुल इच्छा बिल्कुल। शक्ति आपने ये लेके चला है, बहुत बहुत लोग हैं पूरे देश में, लेकिन जी किसी के मन में बात नहीं आई कि आज की जो जी शिक्षा की प्रणाली है, जो व्यावसायिक होती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। तो आपने इस जी। बात को, इस विषय को लेके चले हैं, तो निश्चित ही आपके साथ मेरे ख्याल से एक दिन पूरा देश चलेगा। ये सबको जो क्या आवश्यक, बात, क्या बात, जी सारे आपकी अभिभावक वाणी को एक फलीभूत है। हो। इसलिए बिल्कुल हम लोगों की शुभकामना है कि आपने ये जो चैनल भैया शुरू किया है। भैया मैं बीच में रोकना चाहूंगा, थोड़ा मजाक में भी थोड़ा सा बोल सकता हूँ, आपसे छोटा हूँ तो मैं जिस दिन मेरे को मतलब बड़ा अवार्ड तो नहीं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा भी अवार्ड मिला तो ढकुआ का बर्फी जरूर खिलाऊंगा जो फेमस है। धन्यवाद। ढकुआ की बहुत बर्फी अच्छा बहुत दिनेश जी। फेमस है हमारे, और देश विदेश में बहुत, फेमस है, वो जरूर खिलाऊंगा मैं आपको। नहीं बाकी धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बहुत है मेरे लिए। नहीं, आप नहीं खिलाइएगा, हम लोग खिलाएंगे, हम लोगों का गौरव बढ़ेगा ना, हमारे जनपद का गौरव बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। प्रबंधन जी को मेरा बहुत प्रणाम, और फिर कभी मुलाकात होती रहेगी जरूर जरूर, बिल्कुल, आपसे। मैं प्रतीक्षा में हूँ। नहीं निश्चित। और रायपुर आता हूँ तो आपसे मुलाकात भी होगी वहाँ। बिल्कुल, दिनेश जी आइए आइए, बुलाते हैं। स्वागत स्वागत। जी ठीक है भैया, ठीक फिर मैं है। आप लोगों को आगे लेता हूँ, दर्शकों से आगे लेता अच्छा हूँ। भैया, श्वेता बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक के रूप में आप जुड़े, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।